नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कहानी मुकेश जी की है। साल 2010 की। मुकेश जी 24-25 साल के अब हो चुके थे और अच्छी भली नौकरी कर रहे थे। दूर गांव के रहने वाले थे। शहर में किराए पर रहते थे और उनकी एक प्रेमिका भी थी जिससे वो शादी करना चाहते थे। लेकिन प्रेमिका थी ना, आनाकानी करती थी कि नहीं, अभी नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अभी नहीं, अभी हम अपने परिवार से बात नहीं किया है, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो। लेकिन मुकेश चाहते थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। दोनों में कभी कभी बहस भी होती थी, गुस्सा भी होते थे दोनों, लेकिन मान भी जाते थे। तब मुकेश को रियलाइज होता था कि नहीं, लड़की सही कह रही है, इसके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। और जानते थे उस लड़की को साथ में अब काफ़ी दिन भी हो चुका था। उनके घर की परिस्थिति भी जानते थे कि अकेली लड़की कमाने वाली है। अब इसके घर की जो ज़रूरतें हैं यही तो पूरी करती है। टाइम मांग रही है कि इसका भाई अब कोई जॉब कर ले, तब वो शादी कर सकती है। वो अपनी जगह पे भी सही थी और मुकेश भी अपनी जगह पर सही थे। मुकेश भी चाहते थे कि उनके माँ बाप के पास कोई है नहीं, भोजन बनाने वाला नहीं है। अब मुकेश भी कई बार भूखे अब निकल जाते थे। वो चाहते थे कि मेरी पत्नी आ जाए, मेरे घर संसार को संभाल ले। जॉब तो उससे करवाएंगे नहीं, उनका इरादा यही था। खैर, ये जो कहानी जब आगे बढ़ती है ना, रात के टाइम अपनी प्रेमिका से मिल करके और मुकेश जी अपने घर लौट रहे थे, जहाँ पर उनके माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे कि मुकेश कब आएंगे, मुकेश कब आएंगे। और यही अपने जो प्रेमिका की बातों को अपने दिमाग में रख करके और वो सोचते हुए चले जा रहे थे। शहर से बाहर निकल चुके थे, उनकी जो कॉलोनी थी और शहर से बाहर थी। बीच में रास्ता था, बिल्कुल सुनसान था। अब रात के टाइम 10 बजे के बाद तो अब सड़क बिल्कुल खाली हो जाता है। वैसे भी उस रात हुआ था, लेकिन गनीमत ये था कि चांद का रोशनी जरूर थी। खैर, मुकेश जी अपने मन में तरह तरह का ख्याली पुलाव बनाते हुए और सोच रहे थे कि चलो, लड़की तो ठीक ही कर रही है, मान जाते हैं, अब इससे बार बार बहस नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब उसकी बात को हम समझ गए हैं। यही सब मन में सोचते हुए अपनी बाइक को तेज तेज चलाते हुए अपने घर की तरफ निकल रहे थे, जहाँ उनका माँ बाप इंतज़ार कर रहे थे। माँ बाप बुजुर्ग थे, भोजन बना नहीं सकते थे। माँ को कम दिखाई देता था और बाप को ज़्यादा कुछ काम करने की शक्ति थी नहीं। एक तरह से दोनों के दोनों अब लाचार थे बेचारे। सुबह का खाना मुकेश बना के निकलते थे और शाम को उनको टाइम नहीं मिलता था, रात को तो होटल से खाना अब पैक करा के जाते थे। आज भी वो खाना पैक करा करके अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी अब लेके जा रहे थे। आखिरकार ऐसा इलाका आ चुका था जहाँ पर अब दोनों साइड में पेड़ पौधे, एक साइड में झील जैसा भी था, उस साइड में आप आ चुके थे। तेज तेज बाइक चला रहे थे, अब रोड तो खाली था। अचानक तेज स्पीड में जो देखते हैं ना, देख करके दहल जाते हैं। देखते हैं कि एक तेजी से लड़की रोड क्रॉस कर रही है और उसके पीछे एक काला सा आदमी उसका पीछा कर रहा है। ये सब इतनी जल्दीबाजी में होता है, अचानक उनके बाइक के सामने सब नजर आता है, डर जाते हैं एकदम। अब लगता है कि बाइक टकरा जाएगी, लड़की से टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक लगाते हैं, जितनी उनकी ताकत है, शक्ति है कि बाइक रुक जाए, लड़की को चोट ना लगे। लेकिन पीछे काला आदमी, अब वो कौन था? ऐसा शकल सूरत कभी इंसान को तो नहीं हो सकती। डर गए थे, बाइक संभाल नहीं पाते, ब्रेक तो लगाते हैं लेकिन बाइक जो है ना डिसबैलेंस हो जाती है और उसके बाद सड़क से नीचे उतर जाती है, एक पेड़ से टकरा जाती है, चोट लगती है। तब तक उनको पता रहा कि मुझे चोट लगी है। अब इसके बाद वो अचेत अवस्था में चले जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है ना, तो एक नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम जानते थे, कई बार अपने माँ बाप का इलाज कराए थे वहाँ पर।
जब होश में आकर के देखते हैं कि मैं तो नर्सिंग होम में हूँ, डॉक्टर के पास में हूँ, मैं कैसे आया, मुझे कौन लाया, मेरी बाइक का क्या हुआ, मेरे बैग में पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे जमा कर रखे थे और किसी दोस्त को दिए थे और उसने वापस किया था, मेरे पैसे कहाँ गए। जब देखते हैं हॉस्पिटल में उनकी आँख खुली है तो सामने में नर्स थी। नर्स को बुलाते हैं तो नर्स भी खुश हो जाती है कि होश में आ गए आप, चलो अच्छा है, डॉक्टर ने बोला था कि बस जल्दी आप होश आपका आ जाएगा। मुकेश पूछते हैं कि मैं कैसे आया, मेरी बाइक का तो मुझे पता था कि एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे कौन लेके आया। और तब वो नर्स कहने लगी कि मुझे तो मालूम नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे या आपका रिसेप्शन पता लगेगा। अब आपकी तबीयत कैसी है, मैं डॉक्टर को खबर करती हूँ। तब मुकेश कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बेशक आप डॉक्टर को बुला लो, लेकिन मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। नर्स रुकती नहीं है, डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल सही हो, चोट लगी है लेकिन अंदरूनी चोट है, गनीमत था कि आपने हेलमेट पहन रखा था, सर आपका बच गया, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। हेलमेट की वजह से अगर आप उस रात को हेलमेट पहन करके ड्राइव नहीं करते तो शायद आप बच भी नहीं पाते। हेलमेट आपने पहन करके बहुत अच्छा काम किया है। आप मुकेश कह रहे हैं कि ठीक साहब, मैं तो अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कौन लेके आया, मेरी एक्सीडेंट हुई थी लेकिन उस वक्त में मैं अपने होशो हवास में नहीं था, मुझे कौन लेके आया। और तब डॉक्टर बताते हैं कि आपको 4 लड़के लेके आए थे और उनमें एक लड़की भी थी। आपको बताया कि आप रोड के साइड में गिरे हुए थे, बाइक आपके गिरी हुई थी और आप अचेत अवस्था में थे, तो आपको वो मदद करने के लिए लेके आ गए। उन लोगों ने आपका मदद ही किया है। तब मुकेश कहने लगे कि मेरे पास में एक बैग भी था जिसमें मेरे कुछ कीमती सामान थे, क्या वो मेरा बैग मेरे साथ में है। और तब डॉक्टर कहने लगा नहीं जी, वो तो पता नहीं है, जब आए थे आपके पास में कोई बैग नहीं था, शायद उन लड़कों को पता हो या फिर उस लड़की को पता हो, वो लोग तो चले गए। अब इसके बाद में मुकेश आप अपने आप को स्वस्थ पाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे आप छोड़ दीजिए। और डॉक्टर अब मुकेश को जानते भी थे, उनके माँ बाप का इलाज भी वहीं होता था, कभी कभी लेके भी आते थे साथ में मुकेश भी, तो जान पहचान तो थी। डॉक्टर कहता है कि नहीं, आज रात भर रुकिए और कल सुबह आपका हम छोड़ देंगे। सुबह में छुट्टी हो जाती है, चिंता में तो डूबे रहते हैं कि आखिर मेरा बैग कहाँ गया। बैग कहीं पानी वानी बगल में झील जैसा था, कहीं वहाँ तो स्लिप होकर नहीं गिर गया। पैसे थे उसमें, पैसे कम नहीं थे, ज़्यादा ही थे। चिंता में डूबे हुए थे कि अब क्या किया जाए। आखिरकार जब सुबह में छुट्टी होता है ना, तो कोई सवारी लेके वहाँ पहुँचते हैं जिस जगह पर उनकी एक्सीडेंट हुई थी, और वहाँ पर हर तरफ तलाश करते हैं अपने बैग को। बैग उनका मिलता नहीं है, निराश हो जाते हैं। बाइक कहाँ पर है, बाइक का भी अब पता लग जाता है। वो बाइक अब एक तरह से सही कराते हैं। बाइक सही होने के बाद में अब फिर उस बैग की तलाशी में जुट जाते हैं। कई बार उस जगह पर आते हैं कि बैग मेरा यहीं पर कहीं होगा, या तो पानी में होगा या कोई चोरी कर ले गया होगा, तो फिर तो नहीं मिल रहा। लेकिन वो कौन लोग थे, 4 लोग, और वो लड़की कौन थी जो मुझे लेके आए। मैं तो अब उनका चेहरा भी नहीं देखा, मैं उनको कैसे पहचानूंगा। खैर मामला वहीं ख़त्म हो गया। समझ गए कि मुकेश मेरा पैसा तो जो भी गया, जो नुकसान होना था बाइक का वो भी हो चुका। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका था, शारीरिक नुकसान से लेकर के पैसे के नुकसान तक। गनीमत थी कि हेलमेट पहनने से उनको कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, जान बच गई थी। अब इसके बाद अब उनका जो प्रेमिका है उसको भी खबर लगती है, वो भी उनके पास में आती है, कैसे हो गया मुकेश, सब कुछ बताते हैं। तब वो भी कहती है कि छोड़ो ना, जान बच गई ना, जान दो, पैसा पैसा क्या है और कमा लोगे, मेन चीज़ है तुम्हारा जान का बचना। अब फिर उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे अब पटरी पाने लगती है, अपने काम पर जाने लगती हैं। फिर वही प्रेमिका से मिलना, बातचीत करना, बैठना उठना, लेकिन अब शादी के बारे में वो बोलती नहीं थी। अब एक रात को अब जब अपनी बाइक से
अब रास्ता तो वही था जो एक्सीडेंट हुआ था, वो तो अब कैसे हो गया अब मुकेश को भी नहीं पता। उसी रास्ते से जा रहे थे और संजोग से वो भी रात का समय था। जब वहाँ पहुँचते हैं ना तो कुछ हलचल सी बाएं साइड में दिखाई देती थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देती है, उसके हाथ में कुछ है। जब वो देखते हैं तो बाइक अपना रोक देते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ तो सुनसान एरिया है, यहाँ तो कोई रहता नहीं आसपास में, जंगली एरिया है, ये पानी का झील है। रोक लेते हैं बाइक। चांदनी रात थी और फिर बाइक से उतर करके अब वहाँ पर खड़े होकर के देखने लगते हैं। लड़की की नज़र भी पड़ जाती है कि मुकेश रुक चुके हैं, बाइक उनकी रुकी हुई है। लड़की भी देखती है मुकेश को, अब मुकेश भी देखते हैं। आखिरकार मुकेश को समझ में नहीं आता कि मैं उस लड़की से कैसे बात करूं। तब वो लड़की अब दंदनाती हुई नीचे से झील की साइड से उतर रोड पर आ जाती है जहां मुकेश खड़े होते हैं। मुकेश के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। मुकेश उसको पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। तब मुकेश ही बोलते हैं कि मैडम, यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर मेरा बैग अब गुम हो चुका है या पानी में चला गया है, उसमें कुछ पैसे भी थे। मैं वही कई बार ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मिला नहीं। लड़की कुछ देर तक मुकेश को देखती रही, किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुकेश फिर कहते हैं कि आप कौन है मैडम, और यहाँ पर इस रात को आप कर क्या रही हो। लड़की फिर मुकेश को देखती है और कुछ बोलती नहीं है। इस बार भी मुकेश बार बार अपना सवाल दोहरा रहे हैं कि मैडम, इस जगह पर आप क्या कर रही हो, यहाँ तो कोई घर बार भी नहीं है, ना ऐसा कुछ कि आप किसी घर से निकल के यहाँ पर घूमने के लिए आई हो, और रात का टाइम है, लड़की ये जात हैं आप, तो आप हैं कौन और यहाँ पर कर के क्या कर रही हो। तब पहली बार लड़की बोलती है कि देखिए, मैं एक तरह से कहूँ ना कि आपके साथ में जो घटना घटी थी मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। अगर मैं रोड से भागती नहीं, मेरे पीछे वो शैतान नहीं लगा होता तो शायद मैं भागती भी नहीं, और ना मैं भागती ना आपका बाइक का एक्सीडेंट होता। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ही शायद आपको चोट लगी थी और आपका जो बैग है वो गुम हुआ है। लेकिन बैग का चिंता मत कीजिए, बैग तो मेरे पास में सुरक्षित है और जो भी आपका मूलधन है जैसा है वैसा ही है, मैं आपको सुरक्षित वो दे दूंगी। लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे वजह से आपको बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ा। जब ये सुनते हैं मुकेश ना तो एक मन में आस जग जाती, चलो मेरा धन सुरक्षित है, पैसा सुरक्षित है। तब वो शंका करते हैं कि आप हैं कौन, क्यों आप भाग रही थी, आप कह रही किसी शैतान का जिक्र कर रही है, ये मामला क्या है। तब लड़की कहने लगी कि जो मैं कहूँगी ना आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मुकेश कहने लगे कि देखिए, आप कहिए, जब आपने मेरा बैग संभाल कर रखा है, आप ही वो लड़की थी जो आप मुझे कुछ लड़कों के साथ में लेके हॉस्पिटल तक गई थी। तब वो लड़की कहती, हाँ मैं ही थी, सही वक्त पर मैं आपको हॉस्पिटल तक पहुंचवाया था। तब मुकेश कहने लगे कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई एक तरह से। लड़के कहने लगे नहीं नहीं, इसमें गलती मेरी थी, अगर मैं तेज़ी से नहीं भागती तो शायद ये एक्सीडेंट भी नहीं होता। आप अपना होश खो चुके थे उस शैतान को देख करके। मुकेश को भी अब थोड़ा बहुत उनके दिमाग में वो दृश्य था जो उस रात को हुआ था। मुकेश ध्यान करते हैं कि जब वो तेज चलाते हुए आ रहे थे, अचानक एक लड़की तेजी से भागती है और उसके पीछे एक काला सा इंसान तो नहीं हो सकता, जैसे उसकी शक्ल सूरत थी, जरूर वही शैतान होगा। मुकेश कहते हैं कि मामला क्या है। लड़की कहती है कि छोड़िए ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, चलिए मैं आपका बैग लेके आती हूँ। और वो फिर नीचे की साइड में उतर जाती है, पानी के अंदर डुबकी लगा देती है। मुकेश देखते रह जाते हैं, अरे भाई, इतनी रात के टाइम में ये लड़की सुनसान जगह में, ये झील में, ना जाने कैसे कैसे क्या होंगे, सांप बिच्छू भी होंगे,
जहरीले जानवर भी होंगे। ये लड़की पानी के अंदर उतर गई और डुबकी भी लगा चुकी है। ये कौन है भाई? मुकेश एक तरह से उस टाइम तो सोच में पड़ गए थे। कुछ ही देर के बाद में अब वो लड़की फिर पानी से सर निकालती है। पानी अब उसके चेहरे से गिरता रहता है और एक हाथ में बैग टांग करके और फिर वो बाहर निकल आती है। वस्त्र गिले हो चुके हैं लेकिन उसको परवाह नहीं है। मुकेश के पास पहुंचती है, अब बैग को पकड़ाती है। ये रहा बैग आपका, देख लीजिए, इसमें सब कुछ सुरक्षित है, कोई चीज़ नुकसान नहीं हुआ है। मैं इसको सही सलामत सुरक्षित रखा था, देख लीजिए, खोलिए आप। मुकेश खोलते हैं। जिस तरह से वो डबल पन्नी ट्रिपल पन्नी में पैक करके पैसे वैसा रखे थे, जरूरी कागजात थी। और कमाल की बात था कि अंदर बिल्कुल सूखा था। बाहर तो बैग गिला था लेकिन अंदर में सब सूखा हुआ था। मुकेश अब ध्यान देते हैं, सब कुछ तो ठीक है बैग में। लड़की की तरफ अब उनके अब दिमाग में वो रहस्यमयी लड़की लगने लगी कि आखिर ये लड़की कौन है। पूछते हैं कि मैडम, आपने अभी तक परिचय नहीं बताया, आप पानी में क्यों उतर के गई थी आप? तब लड़की कहने लगी कि मेरा घर तो पानी में ही है, मैं पानी में रहती हूँ, मैं एक पानी का प्रेतात्मा हूँ। वाकई में जब मुकेश सुनते हैं ना तो उनको विश्वास नहीं होता। भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, भूत प्रेत पर कभी विश्वास किए नहीं थे, कभी उन्होंने देखा नहीं था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। जब लड़की कहती है तो उनको मजाक लगता है। हाँ, कहते हैं हंसते हुए कि छोड़ो ना मैडम, क्या मजाक कर रही हो, मैं जानता हूँ कि आपने पानी के अंदर बैग छुपा कर रख दिया होगा सुरक्षित जगह पर। ये तो मैं जान लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन अपने आप को आप प्रेतात्मा किस एंगल से कह रही हो? प्रेतात्मा किसी को दिखाई नहीं देते, जो मैं जानता हूँ, लोगों से कहते सुना हुआ, किसी के सामने नहीं आते, और आते हैं तो वो भयानक दिखते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को मारते हैं, जान लेने की कोशिश करते हैं। तो आप किस एंगल से प्रेतात्मा दिख रही हैं? देखने में तो आप एक सुंदर सी लड़की हैं, जवान हैं, खूबसूरत है, कोई भी नौजवान देखेगा तो आप पर लट्टू हो जाएगा। लड़की सुनती है तो शर्मा जाती है, कहती है नहीं नहीं, इतनी मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, आप मेरी तारीफ ज़्यादा ही कर रहे हैं। खैर, आपका सामान मिल गया ना तो आप जा सकते हैं। अब मुकेश जाते नहीं हैं, लड़की से कहते हैं कि देखिए, अब अपना जो सच्चाई है वो तो बता दीजिए, आप असल में है कौन? हाँ, तब लड़की बार बार कहती है कि जो मैं हूँ मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, देखिए, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, लेकिन खुशी एक बात की है कि आप ही की वजह से वो जो शैतान मेरे पीछे पड़ा था, आप ही की वजह से अगर सही वक्त पर आप अपना बाइक लेकर नहीं पहुंचते तो शायद वो मुझे पकड़ ही लेता। उस वक्त वो मुझे छोड़ करके चला गया। इसके बाद में मैं सचेत रहती हूँ, मेरा घर इसी के अंदर में है। मुकेश को विश्वास नहीं हो रहा था। मुकेश को लग रहा था कि लड़की झूठ बोल रही है, अपने आप को छुपा रही है। तब कहने लगे कि देखिए, इतनी आप सुंदर हो और मेरा तो मन अब ऐसे ही आपको देख करके खुश हो चुका है। आप झूठ मत बोलिए, आप जो सच्चाई है आप बताइए ना। आप फिर वही लड़की कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। हाँ, एक बात और, आपका मैंने नुकसान बहुत ज़्यादा किया है, आपका नुकसान को मैं जल्द से जल्द भरपाई करूँगी। जो भी आपका कष्ट हुआ है, आपकी नौकरी में जो देरी हुआ है, जो पैसा आप कमा सकते थे वो कमा नहीं पाए मेरी वजह से, तो इसकी मैं भरपाई करूँगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? लड़की बोलती है। मुकेश हंसते हुए कहने लगे कि कौन भला इंसान होगा जो आपसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा। आप तो भला के खूबसूरत हैं, मैं तो आपको एक नज़र देख करके ही मोहित हो चुका हूँ। अगर मेरी जगह पर अगर सैकड़ों लड़के भी होते ना तो आपको देख करके मोहित हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत हैं आप, और ऊपर से इतनी मीठी आपकी आवाज़ है, कौन भला आपको मोहित नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चलिए, आप कहाँ रहती है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। लड़की कहने लगी कि अभी तक आप विश्वास नहीं किए कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। तब मुकेश कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता हूँ।
आप मेरे सामने दिख रही हो, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? लड़की अपना हाथ देती है। हाँ हाँ, बेशक छुइए। मुकेश अपना हाथ बढ़ाते हैं, लड़की को हाथ टच करते हैं। एहसास होता है कि हाँ, हाथ है, शरीर है। तब उनको लगता है कि नहीं नहीं, लड़की झूठ बोल रही है, ये प्रेतात्मा तो कहीं से हो ही नहीं सकती। लेकिन लड़की का कहना था कि मैं प्रेतात्मा हूँ, ये जो पानी है ना, मेरा निवास स्थान है। मुकेश मानते नहीं हैं। और तब कहते हैं, अरे चलिए ना, कितना झूठ बोलेंगे आप, कितना मेरे को बेवकूफ़ बनाएंगे। चलिए बैठिए, देखिए यहाँ पर लड़कियों के लिए रात को रुकना ठीक नहीं है। मुकेश एक तरह से अब उस लड़की को प्रेशराइज कर रहे थे कि बैठिए मेरे बाइक पर, मैं चलता हूँ ना आपको सुरक्षित ठिकाने पर। कहाँ आपका घर है? लड़की अब चुप हो गई। मुकेश को बार बार बता रही थी कि मेरा घर तो पानी के अंदर में है, इसी झील के अंदर रहती हूँ। अब तो वो चुप हो गई जब मुकेश समझ नहीं पा रहे हैं। अब फिर कुछ सोची, अब फिर कहने लगी, ठीक है, क्या आप मुझे अपने घर लेके चलेंगे? मुकेश एक पल के लिए सोचने लगे कि मेरे घर में तो मेरे माँ बाप हैं, क्या सोचेंगे। लेकिन उस टाइम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरे घर पे चलिए। हाँ, वो लड़की बाइक पर बैठ जाती है। मुकेश खुशी खुशी बाइक चला करके आप फिर अपने घर पहुंचते हैं। माँ बाप उनका इंतज़ार करते थे, खाना लेके मुकेश ही आते थे। सुबह का खाना तो खुद बना देते थे, दोपहर में उनके माँ बाप भोजन करते थे, और शाम को ढाबे से अपने लिए और माँ बाप के लिए सब कुछ भोजन लेकर जुड़ते थे। आखिरकार उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठा करके और अपने घर ले जाते हैं। माँ बाप रोज की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लड़की को अब जैसे अब मालूम ही नहीं कि लड़की को उन्होंने देखा कि नहीं देखा। मुकेश तो अपने दिमाग में सोचे थे कि मैं उस सुंदर लड़की को लेकर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप देख करके विस्मय करेंगे, आश्चर्य होंगे कि ये किसको लेके आया, ये तो बड़ा खूबसूरत है। अब एक तरह से मुकेश हैरान थे। घर में उस लड़की को लेके आ चुके, अब माँ बाप नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। हाँ बेटा, खाना ले आया? चल चल, मुझे भी भूख लगी थी, तेरे माँ को भी भूख लगी, हाँ हाँ जल्दी हाथ पैर धो क्या, और फिर हम लोग मिलकर के भोजन करते हैं। मुकेश माँ बाप की बात सुन रहे हैं, लड़की की तरफ देख रहे हैं। लड़की मुस्कुरा रही है। ये मामला समझ में नहीं आया कि माँ बाप देखते हुए भी उस लड़की को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तब मुकेश से रहा नहीं गया कि माँ, आप कुछ मेरे साथ में देख रही हो, कुछ नजर आ रहा है? माँ देखते हुए कहने लगी, नहीं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तब अपने पिता को कहते हैं कि पापा देखना जरा, मेरे अगल बगल में कोई खड़ा है क्या? पापा भी देखते हैं, कहते नहीं बेटा। खैर ये सब बातें छोड़, जल्दी आप, भूख लगी हुई है। मुकेश को लगा कि कहीं मेरे बाप आप इग्नोर तो नहीं कर रहे। आप फिर वो भोजन खोलते हैं, आप फिर अपने माँ बाप को बुलाते हैं और लड़की को कहते हैं आप भी आइए ना। लड़की भी अब मुकेश के बगल में बैठ जाती है। अब उसके लिए वे भोजन निकाल के थाली में रखते हैं, माँ बाप को भी थाली में देते हैं, अपने लिए भी रखते हैं और उस लड़की के लिए भी भोजन रखते हैं। माँ बाप उस थाली को देखते हैं ना, कहते हैं मुकेश पगला गया है क्या? अरे बचवा, ये किसके लिए थाली रखा है? कौन है? और तो कोई नहीं है। रोज तो हम तीन ही भोजन करते हैं ना, ये चौथा कौन है? मुकेश का दिमाग की नसें अब ज्यादा दर्द देने लगी। सोचने लगे कि माँ बाप को क्यों लड़की दिखाई नहीं दे रही है। तब मुकेश कहते हैं अपने माँ बाप से, पिताजी अभी भी आपको कोई नजर नहीं आ रहा? मुकेश कहते हैं कि अरे जब कोई होगा तभी तो नजर आएगा। ये चौथा खाना किसके लिए प्लेट निकाला, थाली किसके लिए रखा है? अब मुकेश को सांप सूंघ गया था। मतलब उनके बगल में लड़की बैठी हुई, अब माँ बाप बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और उनको एहसास तक नहीं हो रहा है कि लड़की उनके बगल सामने में है। मुकेश उस टाइम तो कुछ बोल नहीं पाए, भोजन करने लगे और वो लड़की भी भोजन करने लगी। अचानक पिता का नज़र पड़ता है थाली पर जिसमें लड़की खाना खा रही थी। अब खाना खत्म हो चुका था। मुकेश को देख करके और डांटने लगे, अरे बेटा तू मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था, मुझे अब डराने की कोशिश कर रहा था। अरे वो थाली तू तो खुद खा गया, देख सफा चट करके, और तू कह रहा है कि कोई खाने के लिए अब और कोई बैठा हुआ है।
सही में जब मुकेश देखते हैं ना तो लड़की खाना खा चुकी थी, मुस्कुरा रही थी। मुकेश के एकदम हालत खराब हो चुका था। वो समझ में नहीं पा रहे थे कि मेरे बगल में बैठी हुई लड़की को मेरे माँ बाप क्यों नहीं देख रहे। आखिरकार अब उस जगह से खाना खत्म हो चुका है। अब फिर मम्मी पापा का कमरा अलग था, मुकेश का कमरा अलग था। अपने कमरे में बिना कुछ बोले हुए आ जाते, पीछे पीछे लड़की भी आ जाती है। पलंग पर बैठ जाते हैं, लड़की सामने में कुर्सी है वहाँ बैठ जाती है। घूर करके मुकेश को देखती है, मुस्कुराती रहती है, धीरे से बोलती है कि अब तो विश्वास हो गया होगा कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। मुकेश को कुछ सूझ नहीं रहा था। तब वो कहने लगे कि हाँ, अब तो मुझे लग रहा है। आप मेरे माँ बाप को क्यों नहीं नजर आ रही थी? लड़की कहने लगी मैं ऐसे हर किसी को नजर नहीं आती। मेरी आवाज़ भी आपके माँ बाप अब सुन नहीं पाएंगे। चाहे मैं जितनी तेज से बोलूँ, कोई मेरी आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। मेरा इच्छा होगा तो मेरी आवाज़ कोई सुन पाएगा, मुझे देख पाएगा। आज जो मेरी इच्छा नहीं है तो कोई देख नहीं पाएगा। मुकेश कहने लगे फिर आप उस रात मुझे नज़र क्यों आई? जब आप एक प्रेतात्मा हैं तो फिर आप मुझे क्यों नजर आई? अगर नजर नहीं आती तो मेरा हाल ऐसा तो नहीं होता। लड़की मुस्कुरा करके फिर मुकेश का जवाब देने लगी, मैं अपनी जान बचाना चाहती थी। मैं उस टाइम अपने आप को दिखाना चाहती थी कि कोई मेरी मदद करे। मैं आपकी बाइक की तेज रोशनी देख ली थी। मुझे लगा कि उचित समय है, उसी टाइम भागूं और शायद बाइक की रोशनी से शैतान डर जाएगा, मेरा पीछा नहीं करेगा। इस चीज़ का मैं अब प्लस पॉइंट लेना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो ऐसी हरकत नहीं करती। सही में मुकेश एकदम डर चुके थे। लेकिन लड़की कहने लगी आप डरिए मत, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके डराने के लिए नहीं आई हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं जा सकती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे चली जाऊँगी। मुकेश कुछ बोल नहीं पा रहे थे, डरे हुए कभी लड़की की तरफ देखते थे और कभी जमीन पर देखते थे। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में अब करना क्या चाहिए। तब लड़की कहने लगी कि देखिए आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। इसमें आने से मैं आपका एक कर्ज चुकाना चाहती हूँ। जो मुझसे नुकसान हुआ है और वो कर्ज मैं उतारना चाहती हूँ आपके साथ रह करके। कर्ज उतरते ही मैं आपके घर छोड़ के चली जाऊँगी। मुकेश कहने लगे कि कौन सा कर्ज? आपने मेरे पैसे लौटा दिए। हाँ, और क्या रह गया? तब कहने लगी आपके बाइक का नुकसान हुआ था, आपका मेडिकल का नुकसान हुआ था, उसमें पैसे लगे हैं। मैं वो कर्ज आपको लौटा करके तब मैं इस घर से चली जाऊंगी। मुकेश हैरानी में थे। तब लड़की कहने लगी आप मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहिए, मैं आपके माँ बाप को दिखूंगी नहीं। ना आप मेरी चिंता फिक्र कीजिए, इस घर में मैं बड़े आराम से रह लूँगी। कुछ ही दिन की तो बात है, फिर मैं अपने जगह पर पहुँच जाऊँगी। आप मेरी टेंशन मत कीजिए। मुकेश कहने लगे नहीं, आप लड़की है ना, तो आप एक काम कीजिए, पलंग पर सोइए आराम से, अब मैं नीचे ज़मीन पर सो जाता हूँ। लड़की कहने लगी नहीं नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जहाँ आप सोते हैं आप वहीं सो जाइए। मैं तो एक प्रेतात्मा हूँ, मैं तो कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन मुकेश अब लड़की में थोड़ा रुचि लेने लगे। उनको लगने लगा कि लड़की इतनी खूबसूरत है, देखने में इतनी सुंदर लग रही है, आवाज़ मीठी है, बेशक प्रेतात्मा है, लेकिन मेरा तो नुकसान नहीं पहुँचाया ना मेरे बाप बाप को नुकसान पहुँचाया, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। अब एक तरह से जो उनका डर था ना वो निकलने लगा। आग्रह करने लगे नहीं, आप मेरे बिस्तर पर सोइए आराम से, कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा। जिद करते हैं तो लड़की कहती है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो पलंग पर सो जाती है और मुकेश जी अपना नीचे, लेकिन सो नहीं पाते। बार बार उठ करके उस लड़की को देखते हैं। लड़की भी छत को घूर रही है। जब मुकेश देखते हैं तो लड़की उनकी तरफ पलट करके देख लेती है, मुस्कुराती है। अब बोलती है कि नींद नहीं आ रही है क्या? मेरी वजह से आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? तब मुकेश कहते हैं कि हाँ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। अगर मेरी प्रेमिका नहीं होती ना
तो शायद मैं आपको अपना प्रेमिका बना लेता, मैं आपसे शादी कर लेता, चाहे आप प्रेतात्मा हो, आप इतनी सुंदर हो ही। लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपका प्रेमिका हूं, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, प्रेमिका बन सकती हूं। बोलिए मंजूर है? मुकेश कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं मेरी प्रेमिका का क्या होगा, मैं उसके साथ धोखा देना नहीं चाहता। लड़की सोचते हुए 2 मिनट में कहती है इसका इलाज मेरे पास में है, मैं आपके प्रेमिका के शरीर में आ जाऊंगी, मैं आपके प्रेमिका के अंदर आ जाऊंगी और आपको कोई धोखा भी नहीं देगा। कैसी रही मेरी दिमाग की बात? मुकेश देखने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। और तब प्रेमिका कहती है, जो लड़की है वो कहती है कि ये तो मेरे लिए 2 सेकंड का काम है, मैं तो ऐसा कर भी सकती हूँ, आपको देखना है? अतः मुकेश कहती कि नहीं अभी नहीं, जो ऐसा चल रहा है आप मेरे घर में रहिए और कोई चीज़ का ज़रूरत है आप मेरे से बोलिएगा। और फिर मुकेश अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद आती नहीं है। बार बार आंखें खोल करके उस लड़की को देखते हैं कि लड़की चली गई क्या, लेकिन जब देखते हैं तो पलंग पर सोई हुई बिल्कुल मिलती है। जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं लड़की को आभास हो जाता है और वो भी उनकी तरफ मुड़ जाती है और फिर मुस्कुरा के कहती है कि नींद नहीं आ रही है, अब मेरे बारे में सोच रहे हैं, प्रेम करना है। मुकेश को जैसे सांप सूंघ गया, कहने लगे नहीं ऐसा मेरा इरादा नहीं है। लड़की कहती है मैं आपके दिमाग की बात को पढ़ लिया है, आप यही सोच रहे हैं ना कि काश मैं आपके बगल में होती, आप मेरे से प्रेम करती तो कैसा रहता। चलिए मैं आ जाती हूँ आपके पास में। नहीं एक काम कीजिए, आप पलंग पर ही आ जाइए, मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। हाँ, तब मुकेश कहने लगे नहीं ये तो मेरे प्रेमिका के साथ में गलत होगा ना। हाँ, तब लड़की कहती है आप आइए तो सही, मैं 1 मिनट में आपका प्रेमिका बन जाती हूँ, उसी का रूप ले लेती हूँ, तब तो आप मुझे स्वीकार कर लेंगे। मुकेश को जैसे सपने में आशा नहीं था कि ऐसा भी लड़की कर सकती है। उठ के आ जाते हैं। हाँ, जैसे ही आते हैं ना 1 सेकंड के लिए पलकें उनकी झपकती है और उस जगह पर जैसे उनकी प्रेमिका ही लेटी हुई है, वही अंदाज, वैसे ही बाल, वैसे ही कपड़े लत्ते, बिल्कुल डिट्टू का डिट्टू बन चुके थे। अब मुकेश को जैसे होश ही नहीं था, अपनी प्रेमिका समझ करके उसके बगल में लेट जाते हैं और प्रेम की बातें करने लगते हैं। प्रेमिका बन करके वो आत्मा लड़की सब कुछ जो पूछते हैं बताते हैं, और कब रात खत्म हो जाता है मुकेश को पता ही नहीं लगता है। जब सुबह होने लगता है तब आत्मा लड़की कहती है अब वो अपना रूप बदल दिया है, जो प्रेमिका बनी हुई थी असली रूप में आ जाती है। कहती है मुकेश काम पर नहीं जाना क्या, सो जाओ आप, मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, मैं आपको रात को मिलूंगी। अब इसके बाद वो लड़की अदृश्य हो जाती है। मुकेश सो तो नहीं पाते, लेकिन जितना टाइम उस लड़की के बारे में सोचते रहते हैं, आखिरकार नींद भी नहीं आती और तब तक सुबह हो जाती है। फिर अपना नित्य कर्म करते हैं, अपने माँ बाप के लिए खाना बनाते हैं और कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि अब एक आत्मा लड़की आ चुकी थी उनके घर में, उसके लिए भोजन चाहिए। आखिरकार भोजन बनाने के बाद में और फिर अपने माँ बाप को नाश्ता कराते हैं और दोपहर के लिए खाना ढक के रख देते हैं और एक थाली लेके अपने कमरे में आ जाते हैं, उसमें भी नाश्ता अपने लिए भी ज़्यादा लेके आए थे, थाली अलग ले आए थे, अपने लिए नाश्ता करते हैं और लड़की को थाली अलग निकाल कर रख देते हैं। आवाज़ देते हैं आप आ जाइए, देखिए मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए, लेकिन कोई आवाज़ अब सुनाई नहीं देती। बहुत बार उस लड़की को बुलाते हैं आप आ जाइए आ जाइए, आप भूखी होंगी, भोजन कर लीजिए, लेकिन वो लड़की आती नहीं है। अब उनको लगता है कि अब दिन हो चुका है ना, इसीलिए लड़की नहीं आ रही। अब उस थाली को ढक के रख देती हैं, आवाज़ करते हैं कि देखिए यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, जब आपको भूख लगे अब भोजन कर लीजिएगा, मैं तो जा रहा हूँ अपने काम पर। अब इसके बाद लौट जाते हैं, ऑफिस पहुँचते हैं और उसी ऑफिस में उनकी प्रेमिका भी काम करती थी। इस सारी बातें अब एक तरह से अपने मन में रखते हैं, अपनी प्रेमिका को नहीं बताते। ये जरूर बताते हैं कि वो पैसा बैग मुझे मिल चुका है, मैं उस जगह पर गया था
तो पानी के अंदर वो तैरता हुआ मिला। सब कुछ गोलमोल कर देते। प्रेमिका भी खुश हो जाती है। अब इसके बाद अपना घर लौटते हैं। घर लौटते हुए खाना वाना सब लेकर के अब जैसे आते हैं रोज़ की तरह वैसे ही आते हैं। माँ बाप को खाना देते हैं और अपने लिए भी निकालते हैं, लेकिन उस लड़की के लिए खाना अब माँ बाप के सामने नहीं रखते। उसके लिए अलग ही अब कमरे के अंदर रख देते हैं, ढक कर रख देते हैं। और दोपहर का जो सुबह का खाना था जो ढका हुआ था, जब आकर देखते हैं तो खाना खत्म हो चुका था। अब उसी जगह पर खाना रख देते हैं। माँ बाप के साथ भोजन करने के बाद कहते हैं आज मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाया, तबीयत कुछ ऐसा हुआ है, मैं जल्दी सो जाता हूँ, आज सुबह उठना भी है। माँ बाप कहते हैं बेटा तबीयत ठीक है ना, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। हाँ, तब गलते हैं मुकेश जी की, कोई ऐसा दुख तकलीफ नहीं है। आराम से अपने कमरे में जाते हैं और फिर उस लड़की को आवाज़ देते हैं तुम यहीं पर हो। लड़की 1 सेकंड में उनके सामने आ जाती है, कहती हाँ मैं कहाँ गई, मैं तो इसी घर में हूँ। अब भोजन कर लिया। लड़की कहती कि नहीं, तुमने मुझे अब अलग बिठा दिया तो मैं इसलिए भोजन नहीं कर पाई, चलो मेरे साथ में बैठो और भोजन करते हैं। मुकेश कहने लगे मैं तो भोजन कर चुका हूँ। हाँ, तब लड़की जिद पर अड़ जाती है, नहीं नहीं मेरे साथ में भोजन करो। एक तरह से दोनों में प्रेम बढ़ने लगता है। और जो मुकेश है ना, अपनी प्रेमिका से दूरी बनाने लगती है। प्रेमिका को भी लग रहा है कि मुकेश हर रोज़ मेरे से दूर हो रहे हैं। और एक दिन अब वो पूछ बैठती है, दोपहर का लंच का टाइम था, पूछ बैठती है कि मुकेश मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे दूर होते जा रहे हो, बात क्या है। मुकेश को जवाब सूझ नहीं रहा था। कहने लगे नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, हाँ कुछ काम का बोझ ज़्यादा है और कुछ टेंशन भी है, इसी वजह से थोड़ा सा, ज़रूर तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद है, अब फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। अब एक तरह से टाल देती है। लड़की भी समझ जाती है कि हाँ बूढ़े माँ बाप हैं, अब कई तरह के मुकेश के ऊपर में टेंशन है, गांव भी है, सब कुछ मुकेश को तो देखना है। अब कुछ दिनों के बाद इनके माँ बाप भी गांव चले जाएंगे, इनका इलाज हो गया, इलाज के चक्कर में यहाँ पर अब मुकेश के माँ बाप आए हुए थे। अब वो भी समझ जाती है, समझदार है, कहती है ठीक है मुकेश जो भी काम है अपना निपटाओ, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो। मुकेश को थोड़ा राहत मिलती है। अब सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अब इधर प्यार करूं कि इधर प्यार करूं, जाऊं मैं किस तरफ में। आखिरकार मन में दुविधा लिए हुए घर पहुंचते हैं और उस लड़की को बुलाते हैं कि आप मेरी समस्या को दूर कीजिए, मेरी प्रेमिका अब शक करने लगी है, तो अब मैं क्या करूं। लड़की चुटकी बजाते कहती है ये कोई समस्या नहीं है, आप मुझे भी प्यार कीजिए उसे भी प्यार कीजिए, हम दोनों तैयार हैं। तब कहने लगे मुकेश कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, या तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ या फिर अपनी प्रेमिका के साथ। तब लड़की कहने लगी रहना तो पड़ेगा प्रेमिका के साथ में, मैं ज़रूर आपके साथ में सामने हो सकती हूँ, आपसे प्रेम कर सकती हूँ, लेकिन समाज में मैं दिख नहीं सकती ना दिखाना चाहती हूँ, ना मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, तो उससे दोस्ती आप भूल करके मत तोड़िएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब भी आप कहोगे मैं आपके प्रेमिका के शरीर में आ सकती हूँ, जब तक मैं चाहूँ। आपको एहसास सब कुछ होता रहेगा, आपको सिर्फ पता होगा कि आपके प्रेमिका के अंदर में मैं हूँ, आपकी प्रेमिका को कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होगा। अब एक तरह से मुकेश बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो ये भी समस्या अब सुलझ गया। अब लड़की कहती है कि देखिए जो मैं आपके लिए सोचा था अभी वो बात बन नहीं रही है, थोड़ा मुझे वक्त चाहिए, मैं जो कर्जा है वो चुकाना चाहती हूँ। मुकेश कहने लगे आप छोड़िए चिंता, जो हुआ हम उसको पानी फेरते हैं, ख़त्म करते हैं, अब तो सब कुछ सही हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भूल जाते हैं उस बात को, जो नुकसान हुआ होने दीजिए। लेकिन लड़की कहती नहीं नहीं मैं नुकसान तो आपका भरपाई ज़रूर करूँगी। मुकेश कहते हैं कि जब आपकी इच्छा हो तो आप कर देना, अब इसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आखिरकार माँ बाप अब गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश से कहते हैं कि बेटा अपनी प्रेमिका को बुला ले, एक बार हम उससे मिलना चाहते हैं। और मुकेश को अब सब कुछ बता चुके थे अपने माता पिता को, शादी भी करना चाहते थे उसी से।
कहते हैं ठीक पिताजी। अब वो प्रेमिका को लेके आते हैं रात के टाइम में, माँ बाप से मिलवाते हैं। अब फिर माँ बाप उनसे सवाल पूछने लगते हैं दोनों से कि बेटा आप लोग कब शादी कर रहे हो, आप लोग जल्दी शादी कर लो, हम भी देखो अब कमज़ोर होते जा रहे हैं, कब हमारा प्राण निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम देखना चाहते हैं, तुम्हें शादी के बंधन में बनते हुए देखना चाहते हैं, तुम मुझे वचन दो कब शादी करोगे। अब इस चक्कर में दोनों दोनों लोग फंस जाते हैं। लड़की को भी हाँ करना पड़ता है कि हाँ हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। आखिरकार माँ बाप चले जाते हैं। अब फिर जो प्रेमिका है और मुकेश है आपस में बात करते हैं। प्रेमिका जो मुकेश के ओरिजिनल होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेतात्मा की नहीं। वो बात करते हैं कि देखो तुमने मेरे पिताजी से वादा किया है तो शादी करना है ना। हाँ, तब कहती कि हाँ अब मेरे भाई का काम भी कुछ दिनों में लग जाएगा और मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगी। लेकिन मुकेश मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकती, तुम्हें तो पता है ना, जब तक मेरा भाई अच्छी तरह से पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक मुझे साथ देना पड़ेगा। मुकेश भी कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, जैसे तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता। लड़की खुश हो जाती है। इसके बाद शादी का डेट वगैरह तय होता है। इधर प्रेतात्मा लड़की मुकेश को जो बोला था कुछ मदद भी करती है, जो खर्चा वर्चा हुआ था उससे कई गुना पैसा मुकेश को देती भी है। मुकेश कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़की कहती कि नहीं हम किसी का कर्ज अपने ऊपर में नहीं रखते। और आखिरकार मुकेश को पैसा रखना पड़ता है। हाँ, तब मुकेश सब कुछ बात बताते हैं कि देखिए अब मेरी शादी होने वाली है, अगर आपको सही लगे, देखो मैं आपको भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, एक तरह से मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपनी जो प्रेमिका है उसको भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आपने जैसे बोला था कि आप मेरी प्रेमिका के अंदर प्रवेश करके रह सकती हैं। लड़की बोली हाँ मैं 2 मिनट के अंदर ऐसा कर सकती हूँ। तब मुकेश कहने लगे वो वक्त आ चुका है, अब शादी की तारीख भी अब तय हो चुकी है, सब कुछ तय तिथि पर अब होने वाली है, तो ये काम आप कब करेंगे। लड़की कहने लगी जो प्रेतात्मा थी कहने लगी तुम इसका टेंशन छोड़ो मुकेश, सही वक्त आने दो और मैं आपका प्रेमिका के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। आप मुझे देख पाओगे, अपने प्रेमिका की शक्ल में मुझे आप देख पाओगे, आपको प्रेमिका को पता नहीं चलेगा कि मैं उसके शरीर में हूँ, बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगी। इसके बाद मुकेश का शादी होता है और प्रेम जो प्रेतात्मा है उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब एक तरह से मुकेश के घर पर आ जाती है। अब मुकेश अब देख पाते हैं अपनी प्रेमिका को, जो प्रेतात्मा है उसको भी देख रहे हैं और अपनी ओरिजिनल जो पत्नी हो गई है उसको भी देख रहे हैं, दोनों एक साथ में। इस तरह इनकी गाड़ी काफ़ी दिनों तक चलती रही। 2 साल हो चुका था। 2 साल होने के बाद में घर गृहस्थी सब कुछ सही सा चल रहा था। मुकेश का प्रमोशन भी हो चुका था। अब एक तरह से लक्ष्मी उनके घर पर बरसने भी लगी थी। गांव का जो कच्चा पक्का मकान था तोड़वा करके अच्छी हालत में बना देते और अपनी पत्नी को तो काम से कभी छुड़वा दिए थे कि अब तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका जो मायके वाले को उनके माता पिता का अब सेवा भाव भी करते थे, जो भी ज़रूरत होती थी मुकेश वहाँ पर पहुँचाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनका भाई ने घर संभाल लिया था, उनकी पत्नी के भाई ने अब अपने घर को संभाल लिया था। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे मुकेश अपनी पत्नी के साथ में अब वहाँ जाते थे। अब पूछते थे कि कोई चीज़ का कमी है तो आप मुझे बता दो, वो कमी को पूरा करते थे। अपने माँ बाप ही अपने सास ससुर को समझते थे। 2 साल हो चुका था, घर में खुशहाली थी और शहर में भी अपना घर बना लिए थे। एक तरह से लक्ष्मी उन पर कृपा बना के रखी हुई थी। अब मुकेश समझ रहे थे ये आसानी से नहीं हुआ है, इसी प्रेतात्मा लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये मेरे साथ में नहीं होती तो मैं इतना धनवान कभी बन ही नहीं सकता था। लक्ष्मी जी की कृपा मेरे ऊपर में इतनी हो ही नहीं पाती थी। 2 साल के बाद में अब आधी रात को जब पति पत्नी सोए होते तब प्रेतात्मा लड़की अब शरीर से निकलती है, उनकी पत्नी के शरीर से मुकेश को उठाती है कि मुकेश आओ तुमसे ज़रूरी बात करनी है,
छत पर लेके जाती है, नए घर में। मुकेश जी को उठा करके अपने नए घर में और वो छत के ऊपर ले जाती है एकांत में। मुकेश कुछ समझ नहीं पाते, पीछे पीछे आ जाते हैं, लड़की आगे आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुँचते हैं। लड़की का चेहरा उदास हुआ पड़ा है, प्रेतात्मा लड़की का चेहरा है ना, उदास हुआ पड़ा है। मुकेश पूछते हैं कि बात क्या है, क्या मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने आपको नाराज़ कर दिया? तब लड़की कहती नहीं नहीं, इतना प्यार तो मुझे आज तक नहीं मिला, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी भूल नहीं सकती। मुकेश से लिपट जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। मुकेश कहते हैं जब मैं इतना प्यार करता हूं तो रोने की वजह क्या है, ये तो बताओ मुझे। आप रोई जा रही हो, कोई दुख तकलीफ मैंने दिया है क्या? मुकेश उसके आंसू पोंछते हैं। लड़की के आंसू रुक नहीं रहे। मुकेश बार बार पूछते हैं कि मैंने कोई तकलीफ दिया, मेरी पत्नी ने तकलीफ दिया, मेरे परिवार में किसी सदस्य ने आपको कुछ देख लिया, ऐसा कुछ बोल दिया है, क्यों रो रही है आप? लड़की अब आंसू रोकती है और मुस्कुराती है, कहती है कि नहीं नहीं, आपके घर में मुझे तो बड़ा आनंद आया, जितना दिन तक मैं रही मैं तो अब इसको भूल ही नहीं सकती। लेकिन मुकेश, मैं एक प्रेतात्मा हूँ ना, एक हमारी भी टाइम लिमिट होती है, मैं ज़्यादा दिन तक इस घर में रह नहीं पाऊंगी, मेरी वो लिमिट ख़त्म हो रही है, मुझे अब लौटना पड़ेगा, मुझे आपको भूलना पड़ेगा, मैं इस घर में अब रह नहीं पाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास में 5 दिन है, 5 दिन के बाद मैं इस घर से निकल जाऊंगी। यही बात कहने के लिए मैं आपको छत पर ले आई हूँ। जब ये सुनते हैं ना मुकेश ना, अब रोक नहीं पाते अपने आप को। प्रेतात्मा लड़की को बाहों भर लेते कि नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लेकिन लड़की समझाती है कि देखिए मुकेश, आप मनुष्य हैं और हम प्रेतात्मा, हमारी कानून, हमारी विधि विधान अलग है और आपका अलग है। हमारा जो टाइम है ना, जितने दिन का था, मैं आपके घर में बड़े आराम से रही, मुझे अच्छा भी लगा आपके साथ में रहते हुए। लेकिन अब हमारा टाइम, अब वो विधि हमें बुला रही है, हमें लौटना पड़ेगा, हमें वापस अपने संसार में जाना पड़ेगा। आप और हम चाहे भी ना कि मैं रुक जाऊं तो मैं रुक नहीं सकती, आप इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मुकेश की आंखों में आंसू आने लगा, उसकी आंखों में आंसू देख करके लड़की भी रोने लगी, दोनों चिपट कर अब एक तरह से रोने लगे। और उधर जो उनकी पत्नी थी नींद से जाग जाती है, देखती है कि बगल में मुकेश है नहीं, नीचे बाथरूम है, नीचे जाती है और बाथरूम भी खुला पड़ा है। आवाज़ देती है लेकिन कानों में आवाज़ पड़ती नहीं मुकेश को। छत पर जो थे एक तरह से घबरा जाती है, हर तरफ नीचे में ढूंढ लेती है, अब जितने कमरे हैं कि मुकेश कहाँ गए कहाँ गए। आखिरकार जीना जो सीढ़ियों का रास्ता था वो गेट खुला हुआ था और तब लगा कि मुकेश छत के ऊपर में गए। किस लिए गए हैं, अब दिल में खटका हो जाता है। दबे पांव वो छत पर जाती है, जाने के बाद में जो देखती है ना, एकदम सहम जाती है। ये क्या, मैं इस घर में हूं, मुकेश से मैं प्यार करती हूं, मुकेश के लिए मैं अपना घर बार छोड़ दिया और मुकेश एक अलग लड़की से प्रेम कर रहे हैं। जैसे उसका गुस्सा था ना, 7वें आसमान पर अब आ चुका था। अब एकदम से दहाड़ते हुए और सीढ़ियों से ऊपर छत पर आ जाती है, जहां पर मुकेश और प्रेतात्मा लड़की आपस में अब बाहों के घेरे में अब एक तरह से इकट्ठे थे। देख करके और आग लग जाती है उनकी पत्नी को, मुकेश के पत्नी को। ये सब क्या हो रहा मुकेश, ये कौन है लड़की, आपने मेरे साथ में धोखा दिया। लड़की चीखती है, चिल्लाती है और उस टाइम प्रेतात्मा लड़की वो भी भयभीत हो जाती। मुकेश मुकेश अब क्या करें, इसने तो हमें देख लिया। मुकेश भी डर गए, लेकिन प्रेतात्मा लड़की शांत हो गई। अब मुकेश को कहने लगी आप भी शांत रहो, मैं इसको समझाती हूँ। आखिरकार चिल्लाती रही लड़की और जो मुकेश की पत्नी थी वो चिल्ला रही थी, लेकिन वो आत्मा लड़की बिल्कुल शांत अब हो चुकी थी। मुकेश की हालत ख़राब था, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा। लेकिन वो आत्मा लड़की सीधा जाती है मुकेश के पत्नी के पास में, हाथ पकड़ती है कि बहन आप नाराज मत हो। जैसे हाथ पकड़ती है ना, अब मुकेश को पत्नी को लगता है कि शरीर में झटके लग रहे हैं
और अचानक गिरने को होती है और तब तक मुकेश थाम लेते हैं। कुछ देर को अचेत होती है, आंखें बंद हो जाती हैं और फिर वो जैसे नींद आता है और नींद के जाने के बाद आंखें खोल देती है। देखती है उस लड़की को और वो प्रेतात्मा लड़की फिर बताना शुरू करती है कि बहन, आप जो सोच रही हैं ना, मैं वो हूँ नहीं, मैं एक प्रेतात्मा हूँ। पूरी कहानी बताती है और तब जा कर के जो मुकेश की पत्नी है पूरी बात समझ में आती है और कहती है कि बहन, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे इस घर में आना नहीं चाहिए था, लेकिन मुकेश हमें लेके आए थे और ना तो मैं उनकी गलती कह सकती हूँ और मेरी गलती इसमें ज़्यादा ही है। मैं ही मुकेश के प्यार किया था, मैंने ही ऐसा मौका दिया था। अपनी गलती मानती है और कहती है बहन, मैं आज ही चली जाती हूँ। अब मुकेश जब जाने को तैयार होती है तो मुकेश कहते हैं कि तुम रोक तो लो, रोक लो, इसी की वजह से आज हम लोग इतने धनवान बने हुए हैं। अगर ये लड़की चली जाएगी तो फिर हमारा घर कहीं गरीबी में ना जाए। रोक लो, तुम रोक लो, अपने पत्नी को कहते हैं। वो भी कहती है कि ये बहन आप रुक जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रेतात्मा हो, नहीं तो मैं इतनी आप पर चिखती चिल्लाती नहीं। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। लड़की कहती कि नहीं, मेरा वक्त आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 दिन आपके घर में रह सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये 5 दिन हम लोग हंसी खुशी में बिताएं। अब फिर मुकेश वही काम करते हैं। अब तो सब कुछ जान चुका था, माँ बाप तो नहीं जानते थे लेकिन पत्नी तो जान चुकी थी। अब एक तरह से खुलेआम प्रेतात्मा अब तीनों लोग एक ही साथ में रहते थे, एक मित्र की तरह। आखिरकार 5वें रोज जिस दिन पूर्णवासी की रात थी और वो दोनों को लेकर छत पर आती है और कहती है कि बस कुछ ही देर के बाद में अब आधी रात होने वाली है, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। दोनों से लिपटती है, प्रेम करती है और कहती है कि आप लोग भूल जाना, और हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, जो आपके पास में धन दौलत आया है, मैं नहीं मानती कि मेरी वजह से आया है। ये भी हो सकता है कि मेरी वजह से आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन दौलत अब आपका गायब हो जाएगा। जो है वो रहेगा और निरंतर बढ़ता रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और इसके बाद वो लड़की अब वहाँ से गायब हो जाती है। मुकेश और उनकी पत्नी देखते ही रह जाते हैं। आखिरकार वो लड़की सदा के लिए ओझल हो जाती है और उसके बाद कभी भी उस घर में या मुकेश के आते जाते कभी भी लड़की नज़र नहीं आती है। लेकिन ये भी होता है, जैसा उसने आशीर्वाद दे के गया था, उनका घर गरीबी की तरह नहीं और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मुकेश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये घटना कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई घटना है, अपने कोई आप बीती है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।